तो रिलायंस के Q4 FY26 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और नंबर्स ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बता रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई शेयर होल्डर्स को खुश होना चाहिए या टेंशन लेनी चाहिए। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ओके, तो मामला कुछ ऐसा है। रिजल्ट्स में ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। एक तरफ देखिए, कंपनी का रेवेन्यू मतलब टोटल कमाई 13% बढ़ी है, बहुत बढ़िया। पर दूसरी तरफ नेट प्रॉफिट यानी असली मुनाफा वो 13% गिर गया है। मतलब जितनी ग्रोथ रेवेन्यू में उतनी ही गिरावट प्रॉफिट में। ये क्या चक्कर है? चलिए पहले अच्छी खबर की बात करते हैं। वो है कंपनी की दमदार रेवेन्यू ग्रोथ। तो इस क्वार्टर में रिलायंस में रेवेन्यू कमाया है 2.98 लाख करोड़ रुपए। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। इससे कंपनी के बिजनेस के स्केल का अंदाजा लगता है। और यही नहीं, ये पिछले साल के मुकाबले पूरे 13% ज्यादा है। मतलब साफ है कि बिजनेस तो एकदम मजबूती से चल रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, वो हिस्सा जो थोड़ी चिंता की बात है, प्रॉफिट पर प्रेशर। तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 16,971 करोड़ और ये पिछले साल के इसी क्वार्टर से करीब 13% कम है। और बस यहीं से टेंशन शुरू हो जाती है इन्वेस्टर्स के लिए। वैसे इन मिलेजुले रिजल्ट्स के बीच कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक छोटा सा तोहफा भी दिया है। वो है 6 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड। तो सवाल फिर वही है, ऐसा हुआ क्यों? रेवेन्यू ऊपर, प्रॉफिट नीचे, ये कैसे हो सकता है? इसका जवाब छिपा है कंपनी के अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स के अंदर। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम सिंपल कर देती है। जियो प्लेटफॉर्म्स जबरदस्त परफॉर्मेंस, रिटेल बिजनेस ठीक ठाक स्टेबल रहा, लेकिन ऑयल और केमिकल्स वाला सेगमेंट वो प्रेशर में था और इसी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। चलिए अब बात करते हैं स्टार परफॉर्मर की, जियो प्लेटफॉर्म्स की। इसका प्रॉफिट 13% बढ़कर हो गया है 7,935 करोड़ रुपए। और इससे भी बढ़िया बात क्या है पता है? इनका ARP मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर वो बढ़कर 214 रुपए हो गया है। सीधे शब्दों में कहें तो जियो अब अपने हर एक कस्टमर से पहले से ज्यादा पैसे कमा रहा है। तो अब पिक्चर एकदम क्लियर है ना? ओवरऑल प्रॉफिट में जो गिरावट आई है उसकी सबसे बड़ी वजह है इनका पारंपरिक ऑयल एंड केमिकल्स बिजनेस जो दबाव में है। जियो ने चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्म किया हो, वो इस सेगमेंट की कमजोरी को पूरा नहीं कर पाया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? मतलब एक इन्वेस्टर के लिए इन नतीजों का क्या मतलब निकालना चाहिए? देखिए बात सीधी सी है। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसके लिए बिजनेस के फंडामेंटल्स और ग्रोथ की कहानी अभी भी मजबूत है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उन्हें मार्केट में उतार चढ़ाव और मिलीजुली प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद अब एक सवाल सबके मन में है, रिलायंस 3,000 जाएगा या नहीं? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान स्टॉक मार्केट एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये भी बताइए कि अगला एनालिसिस किस स्टॉक का चाहिए।